हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशियोक्रेटिक एकेडमी। दिस इज़ भावेश पांडे। कैसे हैं आप सब? और स्वागत करता हूं मैं आज आपका एक नई वीडियो में हमारी। पहले वीडियो में हमने जाना था बेटा डेमोक्रेसी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। दो टाइप हमने पढ़े, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद हमने कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल से देखा कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने चाइना का एग्जांपल पढ़ा था, पाकिस्तान का एग्जांपल पढ़ा था, मैक्सिको का एग्जांपल पढ़ा था, जिम्बाब्वे का एग्जांपल पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखो, तभी आपको ये सेकेंड पार्ट समझ आएगा। क्योंकि बेटा आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। मतलब कि डेमोक्रेसी के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। देखो, डेमोक्रेसी के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी चीज़ है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट का टाइप है, लेकिन फिर भी इसके कुछ सर्टेन केसेस में हमें कभी कभी इसके नुकसान जैसे देखने को मिल जाते हैं। नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा, एक तरीके की नेगेटिविटी भी है डेमोक्रेसी के अंदर। वो कैसे है और ये कैसे काम करती है, इसको समझते हैं। और यहाँ से बेटा क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है कि डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स क्या होते हैं, किन केसेस में डेमोक्रेसी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है कंट्री के अंदर, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि नेगेटिव तरीके से कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेटा एक बात बताता हूँ आपको, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पता है हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ठीक है। हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, कई बार गवर्नमेंट हर 5 साल में चेंज हो जाती है। तो मान के चलिए कि 2014 में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब 2014 में इलेक्शंस होते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन होने हैं 2015, 16, 17, 18, 19 में होने हैं। अब कोई गवर्नमेंट जो 2014 में बनी थी वो किसी पॉलिसी पे काम करती है, मान के चलो एजुकेशन पॉलिसी पे काम करती है, एजुकेशन के लिए वो पॉलिसी बनाती है। अब जब वो 2018 तक आ जाती है तो उसकी पॉलिसी लगभग कंप्लीट होने वाली होती है, लेकिन तभी क्या होता है कि 2019 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, इलेक्शंस होते हैं, दोबारा से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो जो नई गवर्नमेंट आती है वो उस एजुकेशन पॉलिसी को बंद कर देती है। तो यानी पॉलिसी ख़राब, पहले के सारी चीज़ें सारे साल हमने ख़राब कर दिए। तो ये चीज़ें ना हमें देखने को मिल जाती हैं कई बार। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि डेमोक्रेसी की वजह से हर 5 साल में कभी कभी हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। हमारी कंट्री इंस्टेबल हो जाती है अगर पॉलिसीज़ को पे पहले काम किया गया, फिर पॉलिसी को बंद कर दिया, नई गवर्नमेंट आई, तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा मिल रहा है। तो चेंजिंग लीडर इन एवरी 5 ईयर लीड्स इंस्टेबिलिटी, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा, देखो जो डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस लड़ती है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ कंपटीशन के इलेक्शंस लड़ती है। उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई मतलब नहीं है लोगों से कि उन लोगों की नीड्स पूरी हो रही हैं, लोगों के इंटरेस्ट को पूरा किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ चुनाव इलेक्शंस को जीतने के लिए काम करती है। वो चाहती है बस एक बार हम इलेक्शन जीत जाए, फिर 5 साल के लिए हम मज़े करेंगे। उन्हें लोगों की मोरालिटी से कोई मतलब नहीं है, लोगों की नीड से कोई मतलब नहीं है, लोगों को एक्चुअली में क्या चाहिए, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी क्या है? सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, लोगों का ये मानना है। और यहाँ पे देयर इज़ अ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, लोगों की भावनाओं की कोई जगह नहीं। ऐसे लोगों के आर्गूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है बेटा कि आप जिन लोगों को वोट देते हैं, या आपके पेरेंट्स, आप तो नहीं देते, आपके पेरेंट्स जिन लीडर्स को वोट देते हैं, कई बार वो लीडर्स हमारी नीड को समझ नहीं पाते, हमारी ज़रूरतों को समझ नहीं पाते। ठीक है, आज के टाइम में एजुकेशन हमें चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए अच्छी, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हर एक पर्सन को चाहिए। लेकिन अगर जिसको हमने वोट दिया है वो ये चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा, तो क्या इसका कोई फ़ायदा है? बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ से हमारा तीसरा डिमेरिट निकल के आता है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट गो विद पीपल इंटरेस्ट, कि हमने जिन लोगों को वोट दिया है वो हमारे इंटरेस्ट के साथ नहीं जाते हैं, जो कि डेमोक्रेसी का एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर बेटा क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जब इलेक्शंस हम करवाते हैं हर 5 साल में, उन इलेक्शंस में हमें कई बार चीटिंग देखने को मिलती है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि मैक्सिको की PRI पार्टी इलेक्शन में बहुत चीटिंग करती थी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा करती थी, जिम्बाब्वे की ZANU-PF पार्टी ऐसा करती थी। ये मैं सारा पहली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं।
तो इलेक्शंस में अगर जब चीटिंग हो रही है, फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं कराया जा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो यहाँ से हमारा चौथा डिमेरिट निकल के आता है कि डेमोक्रेसी के अंदर समटाइम इलेक्शन डज नॉट कंडक्ट इन फेयर मैनर। और ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं कराया जा रहा है तो बेटा उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ठीक है, फिर क्या होता है कि कई बार बेटा जब हम लोग वोट देते हैं ना, जो जनता हमारे देश की वोट देती है, उसमें से आधी जनता तो ऐसी होती है जो बिना सोचे समझे वोट देती है। उसको पता ही नहीं है कि वो जिस लीडर को वोट दे रही है आखिर दे क्यों रही है, किस लिए दे रही है। उसको पहले उस पर्सन का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, वो कितना क्वालिफाइड है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा आने वाले टाइम में, क्या वो वैसी पॉलिसी बना पाएगा जो हम चाह रहे हैं, जो पीपल्स की डिमांड है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे अच्छी पॉलिसीज़ बना पाएगा। लेकिन लोग क्या होते हैं बेटा, लोग बिना सोचे समझे वोट दे देते हैं और यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि अगले 5 साल के लिए फिर आप वोट नहीं दे सकते। जिसको आपने दे दिया फिर उसी के साथ आपको जाना होगा। तो यहाँ से हमारा 5th डीमेरिट निकल के आता है कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट गिव वोट टू राइट कैंडिडेट। कि जो साधारण व्यक्ति होते हैं जो वोट देने जाते हैं वो कई बार सही कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये 5 डिमेरिट्स हैं, आपके माइंड में ईजिली याद होने चाहिए। वो क्या क्या है मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि पहला तो अगर हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो उससे इंस्टेबिलिटी आती है कंट्री के अंदर। और डेमोक्रेसी क्या है, इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ कंपटीशन के लिए तैयार रहती हैं। देयर इज़ अ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। उन्हें लोगों की भावनाओं से कोई परवाह नहीं होती। ये हमें देखने को मिलता है, साफ सीधी बात। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट गो विद पीपल इंटरेस्ट। जो हमारे द्वारा चुने गए लीडर्स होते हैं वो हमारी नीड और इंटरेस्ट को कई बार नहीं समझ पाते हैं। और अगर हमारी वो नीड और इंटरेस्ट को नहीं समझ पा रहे बेटा तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है उन्हें वोट देने का, है ना। और इलेक्शन में अगर चीटिंग होकर इलेक्शंस कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत रही है तो वो भी डेमोक्रेसी का एक डीमेरिट है। और जब ऑर्डिनरी पीपल गलत कैंडिडेट को वोट दे देते हैं बिना सोचे समझे तो वो भी डेमोक्रेसी का एक डीमेरिट है। तो ये डीमेरिट्स आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं बेटा कि डेमोक्रेसी के फ़ायदे बहुत हैं। डेमोक्रेसी के फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान तो हमने देख लिए, छोटे बहुत 2-4 नुकसान है वो हमने देख लिए। फ़ायदे क्या हैं देखो, पहला फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। पहले एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है हमारा। एग्जाम्पल है बेटा चाइना के अंदर क्या हुआ था 1960 में। एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, पूरी तरीके से अकाल पड़ गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, फूड शॉर्टेज हो गई, वाटर शॉर्टेज हो गई, चाइना की हालत पूरी तरह ख़राब। और इतनी ख़राब हालत होने के बावजूद भी वहाँ की गवर्नमेंट जनता के लिए कुछ नहीं कर रही थी, ना फूड का इंतज़ाम कर रही, ना वाटर का अरेंजमेंट कर रही, किसी तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं कर रही थी। जानते हो क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि चाइना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को पता है कि इलेक्शंस अगली बार भी हमें ही जीतना है, इस चीज़ से वो फ्री है। तो इस मेंटालिटी के साथ वो काम करती थी कि पीपल्स की नीड को नहीं समझती थी, पीपल की नीड को नहीं समझती थी। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि अगली बार इलेक्शन भी हम ही जीतना है, क्योंकि वो किसी नई पार्टी को आने ही नहीं देते, नई पार्टी बनने नहीं देते। अब नई पार्टी नहीं बनेगी तो कंपटीशन कहाँ रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा, वो हर बार जीतेंगे। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती हैं वो कंट्री को अच्छे से लीड नहीं कर पाती हैं, वो लोगों की नीड्स को नहीं समझती हैं, क्योंकि उन्हें लोगों को जवाब नहीं देना किसी तरीके का। उन्हें पता है अगली बार भी हमें ही आएंगे, हम क्यों करें। लेकिन उसी के जगह पे इंडिया की मैं आपको एग्जांपल दूं, उस टाइम पे इंडिया इतना डेवलप नहीं था जब चाइना में ये सिचुएशन आई थी। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई चाइना की तरह, बल्कि इंडिया तो चाइना से कम डेवलप था बेटा। वो इसलिए क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया की गवर्नमेंट को पता है लोगों के लिए काम नहीं करोगे तो अगले 5 साल में वो चेंज कर देगी आपको, क्योंकि इंडियन पीपल्स के पास पावर है, वोटिंग राइट है, वो अगले बार आपको नहीं आने देगी। तो इस वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। यहाँ पे हमारा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है अकाउंटेबल, जिम्मेदार, जिसको हम बोलते हैं जिम्मेदार पर्सन। एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट एक जिम्मेदार गवर्नमेंट जो लोगों के हित के लिए, लोगों की नीड के और इंटरेस्ट के लिए काम करती है, डेट इज़ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला फ़ायदा ये है डेमोक्रेसी का, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में
या वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी के अंदर हमारा पहला पॉइंट बनता है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे अच्छी होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल है, इसकी जवाबदेही होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री लो, जैसे पाकिस्तान ले लो, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री लो जैसे इंडिया। अब भाई पाकिस्तान का क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट के डिसीज़न बड़े ख़राब होते हैं। क्यों ख़राब है जानते हो? क्योंकि वहाँ पे जो सुप्रीम पावर है वो वहाँ की आर्मी के पास रहती है। फाइनल डिसीज़न वहाँ की आर्मी का होता है, और वहाँ की आर्मी में गिने चुने 2-4 ऑफिसर्स होते हैं जो लास्ट का डिसीज़न फाइनल करते हैं। अब एक बात बताओ कि 2-4 लोगों से क्या अच्छा डिसीज़न निकल के आएगा? क्या डिसीज़न में क्वालिटी आएगी? आप मान के चलो 1000 लोगों की टीम है और एक 4 लोगों की टीम है, तो आइडिया किसके पास ज़्यादा होंगे? वो 1000 लोगों की टीम के पास या फिर वो 4 लोगों की टीम के पास? ऑफकोर्स ये बात है कि जो 1000 लोगों की टीम है वो ज़्यादा आइडिया दे पाएगी एज़ कम्पेयर टू 4 लोगों की टीम। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहाँ पे पावर्स लिमिटेड होती हैं, कुछ लोगों के हाथ में होती हैं, वो लोग अच्छा डिसीजन कभी नहीं ले सकते, एक क्वालिटी डिसीजन कभी नहीं ले सकते एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, वो मिल के एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उनके मन में ये डर है कि अगर हम सही डिसीजन नहीं लेंगे, क्वालिटी डिसीजंस नहीं लेंगे, तो इन द नेक्स्ट 5 ईयर वी कैन लूज़ द इलेक्शंस, हम इलेक्शंस को हार सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सेकंड मेरिट निकल के आता है, वो है डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि डेमोक्रेसी की मदद से हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी अच्छी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, ऐसे अच्छी क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं। जैसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, पाकिस्तान के अंदर चलने वाला आर्मी ऑफिसर्स का रूल, मैक्सिको की PRI पार्टी, इन लोग के डिसीजन में वो क्वालिटी नहीं होती जो डेमोक्रेटिक कंट्री के डिसीजन में क्वालिटी होती है। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेरिट होगा। फिर देखो आगे क्या है? आगे है हमारे पास बहुत ही अच्छा फ़ायदा डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी की मदद से क्या होता है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, आप जानते हो ना इंडिया के अंदर कितने सारे कल्चर हैं, कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, कितने सारे लोग रहते हैं अलग अलग रिलीजन के, इतने लोग और किसी कंट्री में नहीं रहते हैं। अब इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोगों के बीच लड़ाइयाँ कम हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन, क्योंकि इतने सारे लोगों को संभालना एक गवर्नमेंट के लिए आसान बात नहीं होती। वहीं पे अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती इंडिया में, तो अब तक कितनी लड़ाइयाँ हमें देखने को मिलती जो हमारे पास्ट में हो चुकी हैं। अब देखो, जिस कंट्री में रिलीजन्स, लैंग्वेज ज़्यादा हो गए ना, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग अपने अपने रिलीजन और कम्युनिटी को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। एक कम्युनिटी A बोलेगी कि हम अच्छे हैं, एक कम्युनिटी B, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक कम्युनिटी B बोलेगी कि हम लोग अच्छे हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अपने आप से अच्छा बताते हैं, और इस बार में कई बार लड़ाइयाँ देखने को मिल जाती है। और ये लड़ाइयाँ अगर किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में होगी तो वहाँ की गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इलेक्शंस को अगली बार फिर हम जीत रहेंगे, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर हमारा है ही नहीं। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमेशा हमेशा क्या करेगी, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने की कोशिश करेगी। लोगों के बीच जो डाइवर्सिटीज़ हैं, लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको हमेशा हमेशा कम करने की कोशिश करती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एज यू नो, इंडिया हैज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन। Every community wants to dominate country, but in a democratic government fulfill needs of every single community. यहाँ की सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हर एक इंसान की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करती है, और ये कोशिश करती है कि लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाइयाँ, वो ना हो। ठीक है, फोर्थ फ़ायदा देखो, फोर्थ मेरिट क्या है? रिच एंड पुअर का डिफरेंस बेटा कम हो जाता है। जैसे हमारे देश के अंदर रिच क्लास भी है और हमारे देश के अंदर पुअर क्लास भी है। अब बेटा रिच क्लास का क्या होता है, रिच क्लास ओवर डोमिनेंट रहती है पुअर्स के ऊपर, वो उनको वैल्यू नहीं करती कई बार। ठीक है, उनके काम को बेकार समझा जाता है पुअर पीपल के, जो गरीब लोग होते हैं।
तो रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच का जो गैप है ना, रिच पीपल को हम हाई स्टेटस होता है, पुअर पीपल का लोअर स्टेटस होता है, तो इनके स्टेटस को कम किया जाता है, इनके स्टेटस को बैलेंस किया जाता है। ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिससे कि जो पुअर पीपल है उनका लेवल रिच पीपल के पास आता रहे। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, ठीक है, 2009 में एजुकेशन एक्ट आया, वो इसलिए आया था ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई मिल सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पुअर पीपल का स्टेटस है वो धीरे धीरे रिच पीपल के पास आ रहा है। और ये काम किसका है बेटा, ये काम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही करेगी। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि कंट्री डेवलप कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं बेटा ये कह सकता हूँ कि इन ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ट्राई टू मेक सच पॉलिसीज दैट रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल ऑफ द कंट्री, कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जो रिच एंड पुअर पीपल के बीच के गैप को कम कर सके और लोगों की डिग्निटी मेंटेन रहे। डिग्निटी का मतलब होता है उनकी वैल्यू बनी रहे, पुअर पीपल्स की भी वैल्यू सेम एज टू रिच पीपल जैसी रहे। तो डेमोक्रेसी, पॉइंट मेरा क्या बना, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। लास्ट मेरिट देखो बेटा, लास्ट मेरिट क्या कह रहा है, देखो फिफ्थ मेरिट कह रहा है बेटा, डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट हिज ओन मिस्टेक। सबसे अच्छा ये मेरिट है, इस पांचों पॉइंट में मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगता है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी हमें मौका देती है आपको अपनी गलती सुधारने का। कैसे गलती, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने वोट दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, वो लोग वोट दे के आए और बाद में पता लगा जैसे जैसे एक साल बीता कि वो पार्टी तो बहुत बेकार है, बेकार पॉलिसीज़ बनाती है, किसी भी तरीके से लोगों के लिए हेल्प नहीं करती, किसी भी तरीके से अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाती। तो आपने मिस्टेक कर दी उनको वोट देके। अब इस मिस्टेक को सुधारने का मौका मिलेगा आपको जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे। तब क्या वही पीपल जिन्होंने उनको वोट, उस पार्टी को वोट दिया था, क्या वो उसको दोबारा वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। वो गलती वो बार बार थोड़ी करेंगे, है ना बेटा, वो गलती वो बार बार थोड़ी करेंगे। तो डेमोक्रेसी हमें अलाउ करती है, डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, अपनी गलती को सुधारने का पूरा मौका देती है। समटाइम गवर्नमेंट डू नॉट फुलफिल पीपल नीड्स और इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कभी कभी लोगों की ज़रूरतों को नहीं समझती, इंटरेस्ट को पूरा नहीं करती। तो कोई गारंटी नहीं है कि जो गवर्नमेंट आई है वो अच्छा ही काम करेगी, पीपल के लिए ही काम करेगी। कई बार इसका अपोजिट सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है। तो उस केस में हमारे पास मौका है कि जब अगली बार इलेक्शंस होंगे तो हम सही पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट करेंगे। तो इसी के साथ ये प्यारा सा चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी फिनिश होता है। इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, इसके फीचर्स पूछे जाते हैं जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस करे, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पूछे जाते हैं जो मैंने आज आपको बताए, और इसके टाइप्स पूछे जाते हैं जो कि हमने पहली वीडियो में पढ़े थे, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ कार्टून्स रह गए हैं, कुछ कार्टून की इमेजेस हैं, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेके आऊँगा। NCERT सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूँगा ताकि आपके स्कूल होमवर्क में आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। और अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है चैप्टर से या कंटेंट से, या कंटेंट आपको PPT से अच्छा लग रहा है या कंटेंट आपको वाइट बोर्ड में चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, और वही कंटेंट उसी तरीके से मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। और एक बात ये कि ये नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, और या फिर मोबाइल से पढ़ लेना, जैसी आपकी इच्छा है। तो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।